हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। और आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे और उसमें हमारी 12वीं क्लास रहेगी। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। नोट्स आप बना रहे होंगे, नहीं बना भी रहे होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा नौकरी 24, वहाँ से मिल भी रहे होंगे आपको, है ना। तो चलिए कॉपी पेन से निकाल लीजिए और हम संविधान सभा कैसे बनी, कैसे वो काम कर रही है ना, संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, उस सभी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी में अब आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, संविधान सभा में संविधान के निर्माण पर हम चर्चा कर रहे हैं साथियों। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो अगर हम समय की बात करते हैं कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, तो संविधान को बनने में प्यारे साथियों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। यानी कि जब संविधान सभा का गठन होता है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, है ना। पहली जो बैठक होती है संविधान सभा का, जो गठन होता है 9 दिसंबर 1946, ठीक है। और उससे लेकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का उससे समय लगता है, ठीक है, जिसको स्वीकार कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को। लागू होता है 26 जनवरी 1950। आगे सब कुछ जानेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं समय की बात करूं, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें समय लगता है। स्वीकार किया जाता है संविधान सभा के द्वारा, इसको स्वीकार किया जाता है, जो कि 26 नवंबर 1949 को होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए प्यारे साथियों कि 26 नवंबर को कानून दिवस या फिर संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जब आपके जीके का क्वेश्चन होगा तो उसमें दिवस का जो क्वेश्चन ज़रूर आता है, 1 नंबर का, या मतलब एक प्रश्न आता हो जो कितने भी नंबर का हो। तो ऐसा भी आ सकता है कि 26 नवंबर का आपसे पूछ ले कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या पूछ ले कानून दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर, ठीक है, याद रखेंगे। वही अगर मैं इसके संविधान के अगर लागू की बात करता हूं, तो संविधान हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू होता है और इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त हो जाता है और 26 जनवरी, है ना। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद होता है और 26 जनवरी को हम गणतंत्र रूप के दिवस में मनाते हैं, यानी कि हम खुशी मनाते हैं कि हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ। अब एक चीज़ और भी है कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, है ना, ये भी तो है। क्या ऐसा खास रहा इस दिन में, कोई घटना घटित हुई, या फिर ऐसा क्या रहा? तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों को 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह तय किया गया था कि हम पूर्ण रूप से जो अपनी खुशी मनाएंगे वो 26 जनवरी का दिन होगा, है ना। ये कोई ऐसी तिथि नहीं है कि इस दिन कोई घटना घटित हुई, नहीं, बल्कि ये तय कर लिया गया था पहले ही कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और हमारा अपना संविधान होगा, है ना, जब संविधान लागू होगा वो तिथि 26 जनवरी की होगी, याद रखेंगे, ठीक है। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाने लगे, उसी दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 से ही हमारा देश संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित हो गया, यानी कि बन गया, है ना। आगे बात करें, 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान स्वीकार किया जाता है, तो संविधान में आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, अनुसूचियाँ थी, भाग थे, है ना। तो उसमें कुछ आर्टिकल्स हमारे उसी दिन यानी कि 26 नवंबर को जिस दिन संविधान स्वीकार किया उसी दिन लागू हो गए। अब वो जो आर्टिकल है किससे संबंध रखते थे? वो नागरिकता से, निर्वाचन से, और साथ ही साथ एक अंतरिम सरकार जो थी वो भी लागू हो गई 26 नवंबर 1949 को ही। अब जैसे आपको पता होगी कि नागरिकता, है ना, भाग कौन से में है? 2 में है नागरिकता, है ना। पहले में भारत और संघ के बारे में बात की गई है, यानी कि उसके राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में। दूसरे में नागरिकता के बारे में की गई है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है ना, याद रखेंगे। तो जो नागरिकता है 5, 6, 7, 8, है ना, ये नागरिकता के आर्टिकल्स हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं टोटल 16 आर्टिकल हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। वो कौन कौन से हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 91, 92, 93 और 94, ये टोटल 16 आर्टिकल्स हैं प्यारे साथियों, जो हमारे 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। यानी कि संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ, और जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन जो शेष आर्टिकल्स थे, जो शेष हमारा संविधान था जो भी, वो कंप्लीटली 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि इनकी आवश्यकता थी, है ना, उस समय इनकी आवश्यकता थी, क्योंकि नागरिकता के लिए कि भारत का कौन कौन नागरिक होगा,
इसके लिए भारत में चुनाव कैसे होगा इसके लिए, और साथ ही साथ जो अंतरिम सरकार थी, जो सरकार जो इस काम को करेगा, जो इस कानून बनाएगा, लागू करेगा, नागरिकता देगा, उस संबंधित में जो सरकार थी अंतरिम सरकार, उसको भी लागू कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़े। संविधान सभा में निर्वाचन की अगर मैं बात कर लेता हूं कि इसमें निर्वाचन कैसे कैसे हुआ, है ना। जो संविधान सभा बनी उसमें कुछ सदस्य थे, तो वो कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 इसमें सदस्य थे प्यारे साथियों, जिसमें से 296 जो थे, एक तरफ 296 थे और एक तरफ थी 93 सीटें। अब 296 कैसे थी? अब प्यारे साथियों 296 जो सीट थी उनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे। कितने? ब्रिटिश प्रांत के थे, और 4 थे हमारे कमिश्नरी क्षेत्र से। ठीक है, 292 ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के थे। जो 292 ये हमारे जो सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत के, इन पर चुनाव होता है। इन पर क्या होता है? इन पर चुनाव होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव होता है। इसमें जनता वोट नहीं करती, यानी कि जनता जिसको वोट करेगी, जिसको अपना प्रतिनिधि बनाएगी, उसके माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, जनता पे एक मतलब 10 लाख की जनता पे एक सीट रिजर्व की गई, यानी कि एक प्रतिनिधि जो होगा 10 लाख की जनता पर होगा। इसमें ये प्रावधान किया गया, आगे समझेंगे। जो 296 प्यारे साथियों हमारी सीट थी, इस 296 में 208 सीट आती है कांग्रेस के पास, वहीं 73 सीट आती है मुस्लिम लीग के पास, और 15 स्वतंत्र यानी कि फ्री थे, है ना, जिसको हम आज निर्दलीय बोल देते हैं, ये थे। ठीक है, 296 सीटों पर इलेक्शन होता है। 296 सीटों में से 208 कांग्रेस की आती हैं, 73 सीट मुस्लिम लीग की आती हैं, और 15 सीट ये कौन सी है? ये निर्दलीय यानी कि स्वतंत्र सदस्य थे। ठीक है, इनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो चुनाव जो होता है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और ये 10 लाख पर 10 लाख की जो आबादी होगी उस पर एक सीट यानी कि एक प्रतिनिधि चुना गया। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि पूरे संविधान सभा में मुस्लिम लीग का कोई हिस्सा नहीं था, यानी कि इसने अपना हिस्सा नहीं लिया। इसमें संविधान सभा साथ नहीं आया संविधान निर्माण में, याद रखेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, ये भी याद रखेंगे। जैसे हमने कहा कि 389 यानी कि 389 हमारी टोटल सीटें थी संविधान सभा के निर्माण के समय, जिसमें से 296 सीट है ना अलग थी, और 93 जो सीटें थी ये देसी रियासतों की थी। जो छोटे छोटे भाग थे, देसी रियासतें, जो राजा थे, नवाब थे, उनके लिए थी, है ना। उनके द्वारा 93 सीटों के ये क्या हुआ? ये मनोनीत सदस्य थे, जो यानी कि इलेक्ट करके जो राजाओं के द्वारा, नवाबों के द्वारा डायरेक्ट भेजे गए, है ना। इनका कोई चुनाव नहीं हुआ, ये राजा नवाबों के द्वारा भेजे गए, यानी कि मनोनीत किए गए, याद रखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सीटों का आवंटन कैसे हुआ, यानी कि बंटवारा इनका कैसे होता सीटों का। संविधान सभा के जो निर्वाचन में जो सीट थी 389, उनका बंटवारा कैसे हुआ? तो उनका प्यारे साथियों बंटवारा मुस्लिम, सिख और सामान्य, ये 3 कैटेगरी रखी गई। इनके आधार पर संविधान सभा में निर्वाचन में सीटों का बंटवारा हुआ। कौन सा? मुस्लिम, सिख और सामान्य, ये याद रखेंगे। आगे बढ़े। अब आगे देख लीजिए, भारतीय संविधान सभा में जो सीट थी, ये कि ये तो संविधान सभा है ना, लेकिन ये आ जाएगा भारतीय संविधान सभा। क्यों? क्योंकि हुआ क्या था, जो अपना वो माउंटबेटन योजना आई थी, है ना, माउंटबेटन योजना आई थी, भारत और पाकिस्तान देसी रियासत अलग अलग कर दिए गए थे, है ना, वहीं से आप समझेंगे। इसमें कुल भारत के पास 299 सीट थी। जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें कुल 299 सीट थी, जिसमें 229 सीट प्रांतों से ली गई थी, 70 सीट देसी रियासतों से ली गई थी, है ना। और इनका 229 सीटों पर जो प्रांतों से ली गई थी अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। जो 70 सीटें रियासतों से ली गई थी वो मनोनीत सदस्य थे, याद रखेंगे, है ना। माउंट प्लान की जो घोषणा होती है वो 3 जून 1947 को होती है, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ना। जब 3 जून 1947 को माउंट प्लान की घोषणा होती है, भारत, पाकिस्तान और देसी रियासत अलग अलग हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग होंगे तो इनकी संविधान सभा भी अलग अलग बनेगी, है ना, अलग अलग होगी। अगर संविधान सभा अलग अलग होगी तो भारत में जो संविधान सभा के जो कुल सीट थी वो 299 रह गई, और पाकिस्तान में 70 सीट पहुंच गई पाकिस्तान संविधान सभा पे। और याद रखेंगे इन संविधान जो पाकिस्तान पे 70 हैं, इसी में ही मुस्लिम लीग भी शामिल है।
जो पाकिस्तान पे 70 सीट है, इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया, भारत में नहीं आया बल्कि पाकिस्तान में शामिल हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और समझेंगे कि संविधान सभा का जो बंटवारा हुआ है ना, भारत और पाकिस्तान, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको डिक्की बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा का जो बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, इसको डिक्की बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। डिक्की बर्ड मतलब है डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसकी ये फुल फॉर्म है, ये भी याद रखेंगे, परीक्षा में डायरेक्ट आता है ना। आगे बढ़े, अब संविधान सभा की समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से हर परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है ना। समितियों के बारे में पूछा जाता है, उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है कि किस समिति के कौन अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रारूप समिति बहुत परीक्षाओं में पूछी गई है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की मैं बात करता हूं तो BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष रहे। वहीं अगर मैं गठन की बात करता हूं तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट समिति है ना, ड्राफ्ट कमेटी की जो गठन होता है यानी कि जो सेटअप होता है वो 29 अगस्त 1947 को होता है ना। वहीं एक चीज़ और आप समझ लीजिए, प्रारूप समिति जो बनी थी उसमें 7 सदस्य थे, है ना। 7 सदस्य मतलब अध्यक्ष को लगाकर 7 सदस्य थे, 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष, यानी कि टोटल 7 लोग थे इसमें। अब कौन कौन से थे? पहला तो BR अम्बेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे, दूसरा N गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे थे कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे थे KM मुंशी, चौथे थे M शादुल्ला और पांचवें थे BL मित्र। BL मित्र के बारे में इतना समझ लीजिए कि ये बीमार हो गए और बीमार होकर ये निकल गए प्रारूप समिति से। इनकी जगह कौन आ गए? इनकी जगह आ गए N माधव राव, है ना। और एक और थे DP खेतान, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु जब इनकी हो जाती है तो इनकी जगह आते हैं TT कृष्णमाचारी, ये याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पूछा जाता है प्रारूप समिति में किस सदस्य की मृत्यु हुई? DP खेतान की मृत्यु हुई, है ना। या प्रारूप समिति में DP खेतान की मृत्यु हुई तो उनके स्थान पर किसको लिया गया? तो किसको लिया गया? TT कृष्णमाचारी को लिया गया। या फिर BL मित्र की जगह कौन आए? BL मित्र की जगह N माधव राय। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखेंगे, है ना। आगे बढ़े तो दूसरा जो समिति थी हमारी संघ समिति या फिर संघ शक्ति समिति, जो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्यारे साथी, याद रखेंगे, है ना। वहीं अगर मैं बात करता हूँ प्रांतीय संविधान समिति की, है ना, और मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति की अगर मैं बात करता हूँ, कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके, ठीक। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ जो मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति थी, इनकी उप समिति बनाई गई, है ना, सब कमेटी इनकी बनाई गई, तो मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। अब इन दोनों के अध्यक्ष अलग अलग बने, तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष रहे CH मुखर्जी, ठीक है। वहीं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष बने कौन? JB कृपलानी, याद रखेंगे, है ना। एक चीज़ और आपने सुना होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, और डायरेक्ट पहला ही ऑप्शन होता है JB कृपलानी, जो कि गलत है, याद रखेंगे, है ना। तो JB कृपलानी नहीं है, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, याद रखेंगे, है ना। वहीं अगर आगे बात करते हैं संचालन समिति, प्रक्रिया या फिर नियम समिति या फिर राष्ट्रध्वज संबंधी समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे, है ना। वहीं अगर मैं बात करता हूं कार्य संचालन समिति की, कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो KM मुंशी थे, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आगे बात करता हूं संविधान सभा की कार्य की, क्या आखिर संविधान सभा का जो गठन होता है उसका कार्य क्या था? संविधान सभा क्या कार्य करती है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान सभा का कार्य था, प्यारे साथियों, सबसे पहला संविधान का निर्माण करना, है ना। दूसरा, जो उस समय सरकार तो थी नहीं, है ना, भारत की कोई चुनी हुई सरकार तो थी नहीं, तो जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्हीं का काम था कानूनों को बनाना भी, है ना। जो अगर किसी कानून की ज़रूरत है तो वही उस कानून को बनाते थे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संविधान सभा में जो स्पीकर थे, है ना, तो वो कौन थे? GV मावलंकर थे, है ना, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। तो संविधान का निर्माण करना, उसका कानून बनाना और कुछ अन्य कार्य भी थे, तो वो कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा का निर्माण करना मतलब संविधान निर्माण करना, संविधान सभा के कार्य
पहला संविधान का निर्माण करना। जो संविधान का निर्माण कर रही थी जो समिति जो पूरी टोटल, तो उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान जो निर्माण कर रहे थे उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं अगर मैं बात करता हूं जो कानून बनाने का जो काम कर रही थी संविधान सभा, दोनों काम कर रही थी, संविधान भी बना रही थी और कानून का निर्माण भी कर रही थी। तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? जीवी मावलंकर, है ना। संविधान सभा के स्पीकर की हम बात करते हैं यानी कि अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? जीवी मावलंकर थे। वहीं अगर मैं बात करता हूं कुछ अन्य कार्य भी संविधान सभा के द्वारा किए गए, जैसे राष्ट्रमंडल का दर्जा लिया गया, है ना। राष्ट्रमंडल का दर्जा लिया गया, तो राष्ट्रमंडल का दर्जा यानी कि सदस्यता ली गई, कब ली गई? 1949 को ली गई, 1949। अब राष्ट्रमंडल आखिर क्या चीज़ है? राष्ट्रमंडल प्यारे साथियों एक ऐसा संगठन है जिसमें वो सभी देश शामिल हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से ब्रिटिश के क्या रहे? ब्रिटिश के गुलाम रहे, यानी कि अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। अंग्रेजों में केवल ब्रिटिश के गुलाम रहे, वो सभी इसमें है ना। ये एक अपनी मतलब निजी वो है आज़ादी, अपनी सोच कि हम चाहें तो रह सकते हैं, ना चाहें तो नहीं रह सकते। वर्तमान में भी हम राष्ट्रमंडल के हम सदस्यता हमने ली हुई है ना। वही संविधान सभा का एक और कार्य था, क्या था? कि राष्ट्रीय झंडा, है ना, जो कि स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। वहीं अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम अगर इसकी बात करता हूं तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। प्यारे साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा, अगली वीडियो फिर हम अगली क्लास में, ठीक है। आज ये 12 क्लास हो चुकी हैं, अगली हम 13वीं क्लास में कुछ और अच्छा जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नौकरी 24 आपका चैनल है, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पॉलिटी इतनी डीप जा रही है, इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। आपका कोई भी एग्जाम है किसी भी डिपार्टमेंट का, है ना, तो वो सभी के लिए पॉलिटी सफिशेंट है ना। नोट्स भी आपको अवेलेबल हो रहे होंगे। नौकरी 24 जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर नोट्स भी आपको मिल रहे हैं कंटिन्यू, है ना। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो इस वीडियो की जो लिंक है मतलब इसकी, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दूंगा, वहाँ से आप उसमें ऐड हो जाइए, मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट बनता है ना, 7520 आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है किसी प्रकार का, ठीक है, तो इस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपका जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों अच्छे से तैयारी करें और बहुत अच्छे से तैयारी करें, अपनी सिलेक्शन ले लें। 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं यार, बहुत सारी वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग स्टेट्स में। तो यकीन मानिए अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहेगा आज की वीडियो में। अपना ख्याल रखें, परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।